हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 23 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है सेंटर इश्यूड गाइडलाइन फॉर कोचिंग संस्थान। अभी केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए अभी गाइडलाइन इश्यू की है, इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए न्यू गाइडलाइन इश्यू की है। देख लेते हैं कौन कौन सी गाइडलाइन इश्यू की है। सबसे पहली गाइडलाइन इश्यू की है कि कोचिंग संस्थान है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो कोचिंग संस्थान है वो पहले भ्रामक वादे करती थी कि आप हमारे पास आओ, इतने दिन में आपका सिलेक्शन करवा देंगे, गारंटीड सिलेक्शन करवा देंगे। तो अब न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोचिंग संस्थान मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। दूसरी गाइडलाइन है वो रजिस्ट्रेशन करना है अब मैंडेटरी हो गया है। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो कोचिंग संस्थान नहीं चला सकते। तीसरी गाइडलाइन है अलग अलग कोचिंग ब्रांचेस होती हैं उसे अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा और अलग अलग एंटिटी को अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे कि कोई भी कोचिंग है, बड़ी कोई कोचिंग है, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक राजस्थान जयपुर में, एक इलाहाबाद यूपी में। तो अब क्या किया जाएगा, उन्हें अलग अलग एंटिटी माना जाएगा और सबको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन ये है कि 16 से कम एज के जो बच्चे हैं ना उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 16 साल से कम एज के जो बच्चे, कम उम्र के बच्चे, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है टीचर जो होते हैं ना, टीचर की क्वालिफिकेशन वो तय कर दी गई। ग्रेजुएशन से कम है ना स्टडी किया हुआ क्वालिफाइड टीचर है वो पढ़ा नहीं सकता है। कोचिंग में पढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है फीस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। आप मन मांगे फीस नहीं ले सकते हो, फीस का अमाउंट है वो रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है कोर्स होना है, उसके दौरान फीस को बढ़ाई नहीं जा सकती। बीच कोर्स की फीस को नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे कई कोचिंग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फीस कम होती फिर अचानक फीस को बढ़ा देते हैं। तो अब बीच कोर्स की फीस नहीं बढ़ा सकते और साथ ही साथ जो हॉस्टल मेस वगैरह होती है उसकी फीस भी नहीं बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट है अगर कोई बच्चा है 5 साल के लिए कोई कोचिंग कर रहा है, 3 साल के लिए कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है, अगर वो बीच में विड्रॉल ले लेता है, उसको कोचिंग छोड़ देता है, तो उसको 10 दिन के भीतर रिफंड करना अनिवार्य है। उसको 10 दिन के अंदर रिफंड करना होगा। ये तो पूरी नोटिफिकेशन थी। उसके अलावा कंप्लेन मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जिसके माध्यम से जो टीचर है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, पेरेंट्स है उनको भी कमी लगती है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, स्टूडेंट कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। साथ ही साथ में स्कूल तो है ना, स्कूल के टाइम के साथ में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल का टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे तक का या 2 बजे तक का, तो उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगी। उसके अलावा वीकेंड में एक दिन छुट्टी होगी, जैसे 7 दिन होते संडे को होती है, उसके अलावा एक और बीच में छुट्टी होगी, वीक ऑफ होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा एक मेंटल प्रोफेशनल होगा जो वहां पर रहेगा। साथ ही साथ में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसे भी मैनेज किया जाएगा। उसके अलावा जो फायर कॉम्प्लाइंस है, जो बच्चों को आग लग जाती है स्कूल कोचिंग्स वगैरह में, उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। सीसीटीवी कैमराज होगी, मेडिकल व्यवस्था होगी। ठीक है। अगर ये सब पालन नहीं करता है तो उसको 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ में उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था गाइडलाइन से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 12 जनवरी को अभी जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की अभी मीटिंग हुई थी। क्या हुआ था, 12 जनवरी को एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है उसकी जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। न्यूज में क्यों है, अभी राष्ट्रपति जी द्वारा जनरल असेंबली एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में मीटिंग की गई, इसे इनोग्रेट किया गया, इसीलिए ये न्यूज में। थीम क्या थी इस दौरान की, जो 12वीं जनरल असेंबली एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, 12वीं जनरल असेंबली एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुआ। किसने इसको इनोग्रेट किया है, उपराष्ट्रपति ने। तो 12वीं जनरल असेंबली एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी द्वारा, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़, जगदीश धनखड़ जी, ये उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। तो अब थीम देख लेते हैं। थीम क्या है, थीम है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, थीम क्या है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये थीम है इस बार की। अब बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं। बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस पीसन, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 1970 में इसकी स्थापना, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, उलान बटोर, मंगोलिया, मंगोलिया के शहर उलान बटोर। 1970 में मंगोलिया के शहर उलान बटोर में इसकी स्थापना हुई थी। बुद्धिस्ट जनरल असेंबली की
स्थापना कहाँ हुई थी? बुद्धिस्ट जो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना 1970 में उलान बटोर मंगोलिया में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर भी उलान बटोर मंगोलिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर भी उलान बटोर मंगोलिया में, इसकी स्थापना भी वहीं हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। किसने की थी? ये बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते हैं इनके द्वारा की गई थी। अब ये काम क्या करती है? ये बुद्धिस्ट जो कल्चर है उसे प्रमोट करने का कार्य करती है। बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सदस्य मेंबर कौन कौन है? मेंबर इंडिया है, चाइना है, मंगोलिया है, रसिया है। इंडिया में जो धर्मशाला है ना वो है, उसके अलावा भूटान, नेपाल, कई सारी इसकी कंट्री मेंबर है। ठीक है, इंडिया मेंबर है, मंगोलिया याद रखना। ठीक है, धर्मशाला को आप स्पेसिफिक याद रखना, धर्मशाला भी इसकी मेंबर है। इसके द्वारा एक पत्रिका जनरल रिलीज किया जाता है जिसका नाम है धर्मदूत। तो याद है, ऐसे पूछ ले, धर्मदूत किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? धर्मदूत एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो धर्मदूत पत्रिका है उसके द्वारा जो इसके द्वारा रिलीज की जाती है। इसके अलावा यूएन की जो इकोसोस है उसके द्वारा इसे एनजीओ घोषित किया गया है। यूएन की इकोसोस द्वारा इसे एनजीओ घोषित किया गया है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ने जो हमारे जगदीश धनखड़ जी है उन्होंने बुद्धिस्ट जो कॉन्फ्रेंस उसके बारे में कुछ बात की थी। जैसे इन्होंने 4 जो बुद्धिस्ट सत्य हैं, आर्य सत्य, उनके बारे में बात की है। जो झूठ से संबंधित है, जो दुख से संबंधित है, दुख क्या होता है, बुद्ध के अकॉर्डिंग दुख क्या होता है, वो सब है ना 4 आर्य सत्य, उनके बारे में बात करिए। 8 आर्य सत्य और 4 सत्य जो दुख की बात करते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात की। 8 आर्य सत्य और 4 सत्य जो दुख से संबंधित इनकी बात करिए। तो ये पूरा आर्टिकल था वो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मोहजूज ट्रेडिशनल बुल फाइट। एक त्योहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। मोहजूज एक फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, असम में मनाया जाता है। न्यूज में क्यों है? अभी बफेलो फाइट जो मोहजूज फेस्टिवल है उससे स्टार्ट हुआ है असम में। तो मोहजूज क्या है? मोहजूज एक फेस्टिवल है। ये क्या है? बफेलो फाइट फेस्टिवल है। इसमें बफेलो है उसकी फाइट करवाई जाती है। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। कहाँ आयोजित होता है? असम में। तो मोहजूज क्या है? मोहजूज एक बफेलो फाइट फेस्टिवल है। कहाँ आयोजित किया जाता है इसे आयोजित किया जाता है असम में। मोहजूज एक फेस्टिवल है। ठीक है, मोहजूज एक फेस्टिवल है। कहाँ? असम में होता है बफेलो फाइटिंग। ठीक है, मोहजूज की बात करें, इसे स्टार्ट किया गया था 30वें असोम किंग थे, 13वें अहोम किंग थे। अहोम डायनेस्टी थे, अहोम राजवंश, उनके अहोम राजवंश के 30वें किंग थे जिनका नाम था रुद्र सिंह। अहोम डायनेस्टी के 30वें राजा थे जिनका नाम था रुद्र सिंह। उनके द्वारा मोहजूज जो फेस्टिवल इसे स्टार्ट किया गया था। ये आज से 200 साल पुराना है। आज से 200 साल पुराना है। इसे रुद्र सिंह जो कि अहोम डायनेस्टी के तीसरे किंग थे इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें असम कल्चर के बारे में बताया गया है। इसे स्पोर्ट की तरह टूर्नामेंट की तरह स्टार्ट किया गया था 1972 में। एज ए स्पोर्ट होता है वैसे स्टार्ट किया। इसमें बफेलो को आपस में फाइटिंग करवाई जाती है। तो ये मोहजूज था। अब इसमें क्या होता है? पेटा एक एक्ट है। ठीक है, पेटा एक संस्था है, उसके द्वारा इस पे केस कर दिया गया जो कि एनिमल को प्रोटेक्ट करती है। पेटा उसने केस कर दिया कि इसमें एनिमल के प्रति क्रूरल्टी होती है। तो ये एनिमल क्रूरल्टी एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 उसको वायलेट करता है। तो इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही साथ में हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया था, एक जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एन नागराजन केस था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एन नागराजन केस था सुप्रीम कोर्ट का 2014 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनिमल का इस प्रकार की फाइटिंग में यूज करना, इस प्रकार के स्पोर्ट में यूज करना वो नहीं होना चाहिए। इस पे बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एन नागराजन केस में 2014 में इस प्रकार के खेलों पर बैन लगा दिया था। इसके तहत जल्लीकट्टू और जो है ये मोहजूज इस पर बैन लग गया था। बट हाल ही में जल्लीकट्टू पर जो बैन लगा था इसे हटा दिया गया। अब मोहजूज पे है, इस पे हटा दिया। अब फिर से मोहजूज को भी स्टार्ट कर दिया गया। तो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 की बात करें तो इसके तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था 1962 में। 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। वो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के तहत बनाया गया था। कौन से एक्ट के तहत? प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। याद रखना, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड पर क्वेश्चन पूछा है। अभी जिस बफेलो को लड़वाया जाता है वाइल्ड बफेलो, इसका हैबिटेट कहाँ है? इसका हैबिटेट एलुवियल ग्रासलैंड होते हैं, मार्शी स्वाम्प होता है। ये इसका ग्रासलैंड है। कहाँ है इसका ग्रासलैंड? एलुवियल ग्रासलैंड है, मार्शी स्वाम्प में ये रहता है वाइल्ड बफेलो। IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है वाइल्ड बफेलो, शेड्यूल 1 में आता है
और साइट्स की अपेंडिक्स 3 में आता है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी शेड्यूल 1 में साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है। तो ये पूरा आर्टिकल था जो खेल होता है उससे संबंधित। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के बारे में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में क्या हुआ है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान यंग इंडिया साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया था। अब यंग साइंटिस्ट क्या होता है? यंग साइंटिस्ट हो जो 40 साल या 45 साल से कम उम्र के हो, उसे यंग साइंटिस्ट कहा जाता है। 40 और 45 साल के कम के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको यंग साइंटिस्ट कहा जाता है। अब इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसके दौरान यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस था, उसका इनोग्रेट किया गया था। अब इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की बात करें तो इसे कौन कौन सी एजेंसी से, कौन कौन सी संस्था है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई एसोसिएट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और भी कई सारे डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट स्पेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं। थीम की बात करें, थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, अमृतकाल से जुड़े हुए इस बार बहुत सारी थीम है, तो थीम को आप याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इस बार की थीम है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 किसने किया था? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने इस दौरान यंग इंडियन कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया था और इसमें 45 साल से कम एज के होते यंग साइंटिस्ट माने जाते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कौन कौन सी मिनिस्ट्री? बहुत सारी मिनिस्ट्री है। साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इसके साथ साथ में अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और भी कई डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इसकी थीम है। यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसका एम है आइडियाज को आपस में एक्सचेंज करना, आइडिया को आपस में शेयर करना, ये इसका टारगेट है, इसका एम है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। न्यूज में क्यों है? अभी आंध्र प्रदेश में अम्बेडकर जी का विश्व का सबसे बड़ा, अम्बेडकर जी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू है, उसे बनाया गया है। अम्बेडकर जी का मतलब बाकी किसी का नहीं, अम्बेडकर जी का जो सारे विश्व में जो जितने भी स्टेच्यू है उसमें सबसे बड़ा स्टेच्यू अभी बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाया गया है, वो बनाया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में अम्बेडकर जी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाया गया, इसे इनॉग्रेट किया गया। इसलिए न्यूज में बात करें इस स्टेच्यू की बात करें तो 125 फीट इसका बेस होगा और 125 फीट का ऊपर का है और 81 फीट का बेस है, तो 206 फीट का है। टोटल कितना है? 206 फीट का है। तो ये अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टेच्यू है, 206 फीट का है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो 550 फीट का है, वो तो बहुत बड़ा है, वो 182 मीटर का है। और जो अम्बेडकर जी का है सोशल जस्टिस स्टेच्यू है, अम्बेडकर जी का कौन सा स्टेच्यू है? वो है सोशल जस्टिस स्टेच्यू। अम्बेडकर जी का है सोशल जस्टिस स्टेच्यू। और सरदार पटेल जी का कौन सा है? वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल। सोशल जस्टिस स्टेच्यू वो अम्बेडकर जी का है। अम्बेडकर जी का स्टेच्यू 206 फीट है और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो 550 फीट की है, ठीक है। अब अम्बेडकर जी की बात करें, जन्म इनका हुआ था 1891 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कास्ट से लेके बहुत ज्यादा काम किया था, जो भी बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया था। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। साथ ही साथ में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की 1930 में स्थापना की थी, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा काम किया था। महात सत्याग्रह का इन्होंने आयोजन किया था 1927 में। महात सत्याग्रह जो पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी उसको भी इन्होंने लीड किया था, गांधी जी के साथ में पूना पैक्ट किया था। और ये लॉ मिनिस्टर थे पहले, तो बहुत ही ज्यादा इनका यूजफुल था, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। हमारे संविधान निर्माता भी थे, संविधान की जो कमेटी थी उनको हेड भी किया था, प्रारूप कमेटी थी उनको हेड भी किया था। इस प्रकार इनका योगदान बहुत ही ज्यादा है। तो ये पूरा आज का करंट अफेयर डिस्कशन था। पहले प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन देख ले जो हमने कल देखे थे। तो पुनगुन है, वो पुनगुन जो हमने गाय के बारे में देखा था, कैटल के बारे में, तो उसके बारे में जो है ये ट्रू है, ठीक है। निपा वायरस के बारे में ये फॉल्स है क्योंकि मलेशिया में पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है फास्टैग के बारे में, तो ये भी गलत है, ठीक है। फास्टैग में पूरा रूट ट्रैक नहीं करना होता है, जो जीपीएस में ट्रैक करना होता है, ठीक है। फास्टैग तो वहां पे जो आते हैं उनको डायरेक्ट वो किया जाता है। और कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बी। और आज की क्वेश्चन आप देख लेना,
और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी और भी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।